हाँ जी, हम टाइप्स की बात कर रहे थे कि रिकर्सिव मेथड की डिफरेंट टाइप्स हैं कि हम किस तरह से एक फंक्शन को कॉल करते हैं रिकर्सिव में। तो हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिकर्सिव मेथड है। अब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट तो वही है जो अभी तक मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आप लोगों को करवाई हैं वो डायरेक्ट की थी, जिसमें आप पावर ले रहे थे, आप फैक्टोरियल ले रहे थे, आप जो है ना वो टावर ऑफ हेनॉय ले रहे थे। आप वो सारी क्या थी, फंक्शन डायरेक्टली अपने आप को ही कॉल कर रहा था। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है कि एक फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करता है पहले, और फिर वो फंक्शन दोबारा से उस फंक्शन को कॉल करता है। ये नहीं कि ए फंक्शन है और उसने बी को कॉल किया और बी ने सी को किया और फिर सी दोबारा से ए को कॉल कर रहा है, या आप बी से पहले एक बी को कॉल करें और बी फिर दोबारा से ए को कॉल कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट रिकर्जन होती है। ये नहीं कि एक फंक्शन है दूसरे फंक्शन का, अब वो दोनों होंगे डिफरेंट, ठीक है। तो और बी जब अपनी कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो फिर ए को कॉल कर देगा। अब हमारे पास क्या है, व्हेन रिकर्सिव मेथड्स डायरेक्टली कॉल देमसेल्व्स इट इज नोन एज डायरेक्ट रिकर्जन, ठीक है। इनडायरेक्ट रिकर्जन इज व्हेन मेथड ए कॉल्स मेथड बी व्हिच इज टर्न्स कॉल मेथड ए। देयर कैन बी सेवरल मेथड्स इन्वॉल्व इन द रिकर्जन, इसमें डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पीछे हम कह रहे थे सिर्फ एक ही मेथड देखते थे और उसमें रिकर्शन करते थे। अब इसमें कोई सेवरल मेथड्स हो सकते हैं क्योंकि ए एक अलग है फंक्शन, बी एक अलग फंक्शन है। एग्जाम्पल, मेथड ए कुड कॉल मेथड बी विच वुड कॉल मेथड सी विच कॉल्स मेथड ए। यानी कि एक मेथड था जिसके अंदर उसने बी को कॉल की, बी ने सी को की और सी ने दोबारा से ए को कॉल कर दी। Care must be used in indirect recursion to ensure that the proper base cases and return values are handled, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, पहले तो आपके पास सिर्फ एक ही बेस कंडीशन होती थी, लेकिन अब जो आप क्योंकि डिफरेंट उनको कॉल कर रहे हैं तो आपने देखना है कि उनके बेस क्राइटेरिया क्या है और उनकी पैरामीटर्स क्या हैं। ये देखो, M1 ने कॉल की M2 को, M2 ने M3 को, M3 से M1, फिर M2, फिर M3 और फिर दोबारा से M1, M3 ने M1 को, M2 को, M3 को। इस तरह से सिचुएशन आ जाती है इनडायरेक्ट के अंदर। अब देखो, मैं एक प्रोग्राम समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास ये इनडायरेक्ट है। अब इसमें क्या है कि इंटीजर एफ ए, ठीक है। कोई भी फंक्शन है जिसमें इंटीजर वैल्यू क्या है, एक फंक्शन एफ ए है और दूसरा एक फंक्शन एफ बी है, उसकी भी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यूज है। अब जो मेरे पास जो इंटीजर ए फंक्शन है, ए फंक्शन की मेरे पास क्या कंडीशन है कि एन इज लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि जब वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू वन आ जाए तो मेरे पास रिटर्न आंसर क्या है, वन है। एल्स क्या है मेरे पास, एन मल्टीप्लाई बाय एफ बी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। ये अब देखो, यहाँ पर इसने एफ बी को कॉल किया, यहाँ पर एफ ए नहीं है, यहाँ पर एफ बी है। अब मैं जब एफ बी पर आई तो मुझे यहाँ पर पहुंचना है इस फंक्शन के ऊपर। अब इस फंक्शन की क्या बेस कंडीशन है, इसकी ये कंडीशन है, ये फुलफिल, अगर ये वन से लेस देन आती है तब तो ठीक है, इस तक अवेलेबल, लेकिन अगर नहीं है तो इसने किसको कॉल किया, दोबारा से एफ ए को कॉल कर दिया। यानी कि पहले एफ ए ने किसको कॉल किया, एफ बी को, एफ बी ने अपनी कंडीशंस को देखा और उसके बाद उसने को भी कॉल कर दी एफ ए को दोबारा से, और फिर क्या हुआ हमारे पास एफ ए तक, यानी कि इनडायरेक्टली ए ने अपने आप को ही कॉल किया। और हमारे पास यहाँ पे इंट मेन में उन्होंने कहा हुआ है इंट नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है, सी आउट एफ ए नंबर, और हमारे पास रिटर्न 0। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर जो है वो एफ 5 है और मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसका सम करना चाह रही हूँ उसकी वैल्यूज का। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि हमारे पास एन की क्या यहाँ पे वैल्यू आई, 5 आई जब यहाँ पर, तो मुझे पता चला कि ये 1 से लेस देन इक्वल नहीं है। तो मैं कंडीशन कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर मैंने डाली वैल्यू 5, ठीक है, और एफ बी डाली 5 माइनस 1 4, ठीक है। अब एफ बी क्या है, 4 है, 4 यहाँ पे आगे इंटीजर की वैल्यू 4, ठीक है। अगर मैं टाइप करके दिखाऊँ आप लोगों को, हाँ जी, एन की वैल्यू मैंने क्या डाली, सपोज 5, क्योंकि उन्होंने, हमने सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो मेन फंक्शन पे मैं आई हूँ। उसने मुझे बताया कि इंटीजर एन नंबर इज इक्वल टू 5 है, और 5 जो है वो ये यहाँ पर आ रहा है, एफ ए में आ रहा है। तो मैंने किस में वैल्यू डाली, एफ ए के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एन की वैल्यू है 5, कंडीशन मुझे हो गई फॉल्स पहली, ठीक है, फॉल्स हो गई। मैं नेक्स्ट उसके मैं एल्स कंडीशन के ऊपर आई। एल्स कंडीशन ने मुझे क्या बताया है कि 5 मल्टीप्लाई बाय एफ बी, और यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देती हूँ 4, ठीक है। एफ बी को उसने कॉल कर दिया। अब मैं किस पे आ गई,
इस कंडीशन के ऊपर आ गई, इसने डाली एफ बी की वैल्यू 4 और उसने क्या किया, कंडीशन को कर दिया फॉल्स, जो हमारे पास बेस कंडीशन थी उसको उसने कर दिया फॉल्स। फिर मैंने कहाँ पे आई, इसमें नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आ गई रिटर्न एन, ठीक है, रिटर्न एन इस टाइम मेरे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय एफ ए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गई वैल्यू 3, ठीक है। अब मेरे पास जब वैल्यू 3 आई और जो अब किसको फंक्शन को कर रहा है, ए को फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो मैंने अब किस तरफ मूव करना है, मैंने यहाँ से मूव कर जाना है दोबारा से यहाँ पर, जो कि मैं एफ ए की कंडीशन दे रही थी, एफ ए की वैल्यू दे रही थी। अब मेरी 3 वैल्यू आई है, अब 3 के साथ चलेगा, फिर इसी तरह से 2 के साथ चलेगा, जब तक ये यहाँ पर 1 कंडीशन फुल, जैसे यहाँ पर 1 आएगा तब ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से 1 की कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ये किस तरह से आउटपुट निकालेगा, ये आउटपुट इस तरह से निकालेगा कि सबसे पहले तो डिस्प्ले में ले आएगा 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, इस तरह से ये सारे को करेगा और फिर सम उनको करेगा और फिर हमारे पास टोटल जो है वो 120 उसका आ जाएगा आंसर। सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम वो लेक्चर का लिंक आ गया मैम का, मैम अहमद का। उफ़ल्ला बेटा आपका कल का भी लेक्चर नहीं हुआ, अभी टाइप्स रहती हैं, आज मैंने करानी थी। अभी टाइम पड़ा नहीं है आपकी क्लास का? अच्छा 5 मिनट रह गए हैं। 5 मिनट रहते हैं। अच्छा 5 मिनट पढ़ लो, 2 टाइप से कम से कम करवा दूं आपको, ठीक है, ताकि बाकी 2 रह जाएंगी आपकी, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी खत्म कर दूंगी। अच्छा ये हमारे पास समझ आ गई कि ये हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन करनी थी 5 नंबर्स की, क्योंकि ये बीच में देखो सॉरी मैं प्लस कह रही थी, इसको बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो ये इस तरह से पूरा चलेगा, बार बार वो कॉल करेगा और आंसर फाइनल मेरे पास 120 आउटपुट में आ जाएगा डिस्प्ले में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेस्टेड इंडायरेक्ट करने का। क्या बेटा पूछा आपने? एडवांटेज क्या है इंडायरेक्ट करने का? इसका ये एडवांटेज है कि जो है ना आपके पास कोई और कंडीशंस आ सकती हैं ना डिफरेंट, सिंपल ये तो नहीं है कि आप एक ही फंक्शन तो नहीं है कि उससे आपका सोल्यूशन निकल आए, ये भी तो हो सकता है कि आपकी जो है वो कुछ और कंडीशंस भी हों जो कि उस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी हों और आप उस कमांड के अंदर उसको मेंशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप फिर क्या करते हो, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हो, जो कि कुछ जैसे अगर आप सपोज मल्टीप्लाइकेशन एक पूरी एक वो है एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है, तो पहले आप मेनली जो काम करना चाह रहे हो वो एडिशन है, प्लस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर कुछ और कुछ सिचुएशंस लगी हुई हैं जिसमें एडिशन का भी एक फंक्शन है, जिसमें एक माइनस का भी एक फंक्शन है, लेकिन फाइनल जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाइकेशन का फंक्शन है। तो आप क्या करते हो, एडिशन के फंक्शन को भी कॉल करते हो और वो एक्सप्रेशन आपका सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप अंदर की जो हमारे पास हैं फंक्शंस उनको नहीं करते, और वो उनका जब आंसर निकलता है यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई भी जो भी आंसर निकलता है वो दोबारा से रिटर्न बैक किसको करता है, उस मेन फंक्शन को जो कि ए था, जो कि मल्टीप्लाइकेशन का फंक्शन था। उसके अंदर एक कंडीशन थी कि प्लस या माइनस भी किया जाए वैल्यूज को, तो उन फंक्शंस को उन्होंने हमें कॉल किया और उसका जो आंसर आया मेरे पास मैंने रिटर्न बैक कर दिया दूसरे को। बात समझ आ गई? हाँ जी हाँ जी। हम कहाँ पे थे, सॉरी, ये नेस्टेड और नॉन नेस्टेड के ऊपर। नेस्टेड तो उसी तरह से जैसे कि एक ही फंक्शन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस आती चली जा रही हैं और वो हमारे पास नेस्टेड फंक्शन बन जाता है। जो नॉन नेस्टेड होता है ना उसको एकरमैन फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। नेस्टेड रिकर्शंस अकर्स व्हेन अ मेथड इज नॉट ओनली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ बट इट इज आल्सो यूज्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स, यानी कि एक फंक्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें वो क्या करता है कि वो कुछ एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि एक से ज़्यादा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको एक्रोमैन भी कहते हैं, ये नेस्टेड भी कहा जाता है। जैसे देखो ये इस टाइम जो है मेरे पास एक पैरामीटर नहीं है, मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं एन और एम। अब इस एक्रोमैन जो फंक्शन है ये 1928 में साइंटिस्ट थे एक्रोमैन, उन्होंने ये कंडीशन बनाई थी, इसलिए इसका नाम जो है ना वो एक्रोमैन फंक्शन है। इसके अंदर इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना बड़ा ज़रूरी है, यानी कि 2 अगर मेरे पास पैरामीटर्स हैं तो पहला क्या है, अगर n इज इक्वल टू 0 है तो m+1, ठीक है। अगर n की वैल्यू 0 है, m की 0 से ग्रेटर है, m की इज इक्वल टू 0 तो ये वाली कंडीशन हो, और दूसरी कोई और भी जो मर्जी कंडीशन आए तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करवाना चाहूँ, जैसे अगर मैं सपोज
मैं रखती हूँ a की वैल्यू 1 एंड 2, ठीक है। अब इस टाइम मेरे पास n की वैल्यू क्या है 1 और m की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखो n की वैल्यू, ये वाली कंडीशन तो हो नहीं सकती, n की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो लेकिन m इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। मैं किस में आऊंगी, इस वाली कंडीशन के ऊपर आऊंगी और इसमें मैं अपनी वैल्यूज इंसर्ट करूंगी। तो मेरे पास क्या इस टाइम ये सिचुएशन बन जाएगी, n की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, और हमारे पास -1, ठीक है, और फिर मेरे पास a है और उसके अंदर मेरे पास n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू जो है वो 2 -1 है, ठीक है। ये सिचुएशन आई और इसको मैंने यूं बंद किया। अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करती हूँ। मेरे पास आंसर इस टाइम क्या है यार, यहाँ पे आ गया 0 और इस टाइम और a की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई 1 एंड 1। अब देखो ये मेरे पास एक और कंडीशंस आ गई। अब इसमें देखो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 1, पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी 1 और मेरे पास m की वैल्यू भी हो गई 1, ठीक है। अब इस कंडीशन को मैं देखूं, अभी मैं ऊपर वाली कंडीशन तक पहुंची हूँ नहीं पहुंची, मैं दोबारा से इसी सिचुएशन को लगाऊंगी, ठीक है। यानी कि मेरे पास 1 -1 और फिर मेरे पास होगा 1 इंटू 1 -1, क्योंकि मेरे पास n और m की दोनों की वैल्यूज मेरे पास क्या है 1 1 है। तो अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 आंसर और यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना वो 1 एंड 0 हो गई, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैंने अब कहाँ पे आई हूँ 1 और 0 पर, ठीक है। ये देखो ये वाली कंडीशन आ गई जिसमें m जो है वो 0 है और n जो है वो 0 से ग्रेटर है। अब मैं ये वाली सिचुएशन लगाऊंगी। अब इस सिचुएशन में क्या है मेरे पास n की वैल्यू 1 है -1 और फिर मेरे पास 1 लिखा हुआ है। इस सिचुएशन का क्या मेरे पास आंसर आया a 0 एंड 1, ठीक है। अब a 0 एंड 1 हो गया, ठीक है, आंसर मेरे पास आ गया, जिसमें ये वाली कंडीशन आ गई कि हमारे पास n की वैल्यू n की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। जब n की वैल्यू 0 हो जाए तो मेरे पास इस कंडीशन के ऊपर मैं पहुंच गई। तो मैंने सिंपली यहाँ पे m+1 करना है, m मेरे पास 1 है तो मैं इसमें +1 कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अब देखो, अब जरा हम चलते हैं इसमें। अब देखो ये मेरे पास वैल्यू आई 2, ये कहाँ गई यहाँ पर, ठीक है। जो मेरा ये वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे इस पूरी जगह पर क्या आ गया वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब ये 0 और 2 आ गया। अब 0 और 2 कहाँ जाएगा, मैंने इसको कॉल किया था, यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो चली गई 0 एंड 2 इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे इसी तरह से हम ये पूरी की पूरी कंडीशन चलते जाएंगी, जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा वो a का आ जाएगा। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो पूछे फिर मैं लेक्चर एंड करूं। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है मैम? रिकॉर्ड हो रहा है ये, मैं फिर आपको ये वाले रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी आज का, लेकिन मैं रोज शेयर नहीं करूंगी, आज का भेज देती हूँ, आज थोड़ा टेक्निकल था, ठीक है। ये मैं भेज दूंगी आपको साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, मैं मीटिंग एंड करने लगी हूँ। ये देखना बाकी 2-3 टाइप्स हमारी मजीद रह गई, और नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से ख़त्म करा दूंगी, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।